हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग लुसेंट साइंस के फिजिक्स सेक्शन के सेकेंड टॉपिक को पढ़ेंगे, जो है गति। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। गति, विराम और गति, रेस्ट एंड मोशन। यदि किसी वस्तु की स्थिति किसी स्थिर वस्तु के सापेक्ष समय के साथ बदलती रहती है तो उसे गति अवस्था में कही जाती है। जैसे चलती ट्रेन जो बिजली पोल या पटरी के किनारे स्थित पेड़ पौधों के सापेक्ष अपनी स्थिति बदलती रहती है, समय के साथ स्थिर वस्तु के सापेक्ष स्थिति नहीं बदलने पर उसे विराम अवस्था कही जाती है। दूरी, डिस्टेंस, वस्तु द्वारा किसी समय अंतराल में तय किए गए मार्ग की संपूर्ण लंबाई को दूरी कहते हैं। यह एक अदिश राशि है। दूरी एक अदिश राशि है। यह सदैव धनात्मक होती है। दूरी हमेशा धनात्मक होगी। ठीक है, नेक्स्ट है विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट। वस्तु की अंतिम स्थिति तथा प्रारंभिक स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। वस्तु की अंतिम स्थिति तथा प्रारंभिक स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। विस्थापन एक सदिश राशि है। इसमें परिमाण एवं दिशा दोनों होते हैं। विस्थापन का मान धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य कुछ भी हो सकता है। धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है और शून्य भी हो सकता है। डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू। चाल, स्पीड। कोई वस्तु इकाई समय में जितनी दूरी तय करती है उसे उसकी चाल कहते हैं। ठीक है, चाल एक अदिश राशि है। इसका एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकेंड होता है। नेक्स्ट है औसत चाल, एवरेज स्पीड। जब वस्तु भिन्न भिन्न चालों से समान दूरी तय करती है, यदि कोई वस्तु किसी दूरी को v1 चाल से तय करती है और उसके बाद उतनी ही दूरी v2 चाल से तय करती है तो संपूर्ण यात्रा में उसकी औसत चाल 2v1 v2 बाई v1 प्लस v2। ये एवरेज स्पीड का फॉर्मूला हो गया। जब वस्तु भिन्न भिन्न चालों से समान समय तक चलती है, यदि यात्रा के पहले आधे समय में कार की चाल v1 तथा यात्रा के दूसरे आधे समय में कार की चाल v2 हो तो संपूर्ण यात्रा में औसत चाल v1 प्लस v2 बाय 2 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है त्वरण, एक्सेलरेशन। किसी वस्तु के वेग परिवर्तन की दर को उस वस्तु का त्वरण कहते हैं। त्वरण को प्रायः a से सूचित किया जाता है। इसका एसआई मात्रक मीटर प्रति वर्ग सेकेंड होता है। यदि वस्तु के वेग में बराबर समयांतरालों में बराबर परिवर्तन हो रहा हो तो उसका त्वरण एक समान कहलाता है। यदि वस्तु के वेग का परिमाण समय के साथ साथ बढ़ रहा है तो वस्तु का त्वरण धनात्मक होता है। यदि वेग का परिमाण घट रहा है तो त्वरण ऋणात्मक होता है। तब इसे मंदन, रिटार्डेशन या डिएक्सेलरेशन कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, एक बात बता दें कि गति, मोशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है फिजिक्स का। तो आप लोग अभी अगर वीडियो देख रहे हैं तो लास्ट तक देखिएगा, तभी अच्छा से आप गति को पढ़ पाएंगे। और इस वीडियो को देख लीजिएगा पूरा, तो आप एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। मोशन से रिलेटेड जिस भी क्वेश्चन को आप बनाना चाहेंगे सब क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, तो आगे पढ़ते हैं हम लोग। एक समान त्वरित गति के लिए गैलीलियो के समीकरण। यदि किसी वस्तु का प्रारंभिक वेग u तथा त्वरण a हो और वस्तु द्वारा s दूरी तय चलकर t सेकेंड पश्चात उसका अंतिम वेग v हो जाए तो v इक्वल टू u प्लस ए टी। बी में है v स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2as। सी में है एस एन इक्वल टू u प्लस हाफ a रूट में 2n माइनस 1। एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये सब फार्मूला पूछा जाता है, ठीक ना। यहाँ तक कि बीपीएससी में भी पिछले बार ये क्वेश्चन पूछा गया था। ये वाला फार्मूला उलट पुलट के दे देगा और पूछेगा कौन सा सही है, तो याद रख लीजिएगा। जहाँ एस एन इक्वल टू वस्तु द्वारा nवें सेकेंड में तय की गई दूरी। गति संबंधित ग्राफ, विस्थापन समय ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। यदि कोई वस्तु एक सरल रेखा में एक समान वेग से गति करती है तो उसका विस्थापन समय ग्राफ एक सरल रेखा होता है जिसकी प्रवणता स्लोप उस वस्तु की चाल बतलाती है। प्रवणता अधिक होने पर वस्तु की चाल अधिक होती है। दिए गए चित्र में
एंगल AOX ग्रेटर दैन एंगल BOX, अर्थात वस्तु ए की प्रवणता वस्तु बी की प्रवणता से अधिक है, इसलिए दिए गए ग्राफ में वस्तु ए की चाल वस्तु बी से अधिक होगी। वेग समय ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, एक समान गति, यूनिफॉर्म मोशन। यदि कोई वस्तु एक समान गति कर रही है तो उसका वेग नियत होगा, अतः वेग समय ग्राफ एक सरल रेखा होगा जो समय अक्ष के समानांतर होगा, जैसा चित्र में रेखा ST द्वारा प्रदर्शित है। एक समान त्वरित गति, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। यदि वस्तु एक समान त्वरण से सरल रेखा में गति कर रही हो तो वेग समय ग्राफ भी सरल रेखा होता है जो समय अक्ष के साथ कुछ कोण बनाती है। चित्र में सरल रेखा OA एक समान त्वरित गति में वेग समय ग्राफ को प्रदर्शित करती है। वृत्तीय गति, सर्कुलर मोशन हो गया। जब कोई वस्तु किसी वृत्ताकार मार्ग पर गति करती हो तो उसकी गति को वृत्तीय गति कहते हैं। यदि वह एक समान चाल से गति करती हो तो उसकी गति को समरूप या एक समान वृत्तीय गति, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहते हैं। एक समान वृत्तीय गति त्वरित होती है क्योंकि वृत्त के प्रत्येक बिंदु पर वेग की दिशा बदल जाती है। ये भी याद रखिएगा। एक समान वृत्तीय गति त्वरित होती है क्योंकि वृत्त के प्रत्येक बिंदु पर वेग की दिशा बदल जाती है। अब है कोणीय वेग, एंगुलर वेलोसिटी। वृत्ताकार मार्ग पर गतिशील कण को वृत्त केंद्र से मिलाने वाली रेखा एक सेकंड में जितने कोण से घूम जाती है उसे उस कण का कोणीय वेग कहते हैं और इसे प्रायः ग्रीक वर्णमाला के अक्षर ओमेगा से सूचित किया जाता है। जैसे चित्र में रेखा OP t सेकेंड में थीटा रेडियन से घूम जाती है तो कोणीय वेग ओमेगा इक्वल टू थीटा बाई टी, थीटा कोणीय वेग हो गया। इसके बाद थीटा बाई टी इक्वल टू रेडियन पर सेकेंड हो जाएगा। यदि कण एक सेकेंड में n चक्कर लगाता है तो ओमेगा इक्वल टू 2 पाई n, क्योंकि एक चक्कर में रेखा OP 2 पाई रेडियन से घूम जाती है। यदि वृत्ताकार मार्ग की त्रिज्या r है और कण एक सेकेंड में n चक्कर लगाता है तो उसके द्वारा एक सेकेंड में चली गई दूरी वृत्त की परिधि इंटू n इक्वल टू 2 पाई RN। अतः कण का रेखीय वेग v इक्वल टू 2 पाई RN, v इक्वल टू 2 पाई n इंटू r, v इक्वल टू ओमेगा r, क्योंकि ओमेगा इक्वल टू 2 पाई n। रेखीय वेग इक्वल टू कोणीय वेग गुणित त्रिज्या। प्रक्षेप्य गति, प्रोजेक्टाइल मोशन। जब कोई वस्तु क्षैतिज से कोई कोण बनाते हुए ऊर्ध्वाधर तल से प्रक्षेपित किया जाता है तो उसका पथ परवलय होता है। पिंड की यह गति प्रक्षेप्य गति कहलाती है। जैसे आप कुछ फेंकते हैं ऊपर तो वो ऐसे जो गिरता है तो ये पथ जो हो गया परवलयाकार हो गया, इसी को प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं। ठीक है। टाइम ऑफ फ्लाइट, उड्डयन काल। पिंड को फेंकने तथा वापस पृथ्वी पर गिरने के बीच के समय को उड्डयन काल कहते हैं। t इक्वल टू 2u साइन थीटा बाई जी, जहाँ u प्रारंभिक वेग है जिस पर किसी पिंड को क्षैतिज से थीटा कोण पर प्रक्षेपित किया जाता है। प्रक्षेप्य की महत्तम ऊंचाई मैक्सिमम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल हो जाता है। h इक्वल टू u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। अब है परास, रेंज। पिंड अपने उड्डयन काल में जितनी क्षैतिज दूरी तय करता है उसे परास कहते हैं, उसे रेंज कहते हैं। r इक्वल टू u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। यदि थीटा इक्वल टू 45 डिग्री तो r मैक्सिमम इक्वल टू u स्क्वायर साइन 90 डिग्री बाई जी इक्वल टू u स्क्वायर बाई जी, क्योंकि साइन 90 डिग्री का मान 1 होता है। प्रक्षेप्य कोण थीटा एवं 90 डिग्री माइनस थीटा दोनों के लिए क्षैतिज परास का मान समान होगा, अर्थात इन दोनों मानों के लिए r इक्वल टू u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। न्यूटन के गति के नियम, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन।
गति के नियमों को सबसे पहले सर आइजैक न्यूटन ने सन 1687 ईस्वी में, कब 1687 ईस्वी में, अपनी पुस्तिका प्रिंसिपिया में प्रतिपादित किया। इसीलिए इस वैज्ञानिक के सम्मान में इन नियमों को न्यूटन के गति नियम कहते हैं। न्यूटन की गति विशेषक नियम निम्न हैं। प्रथम नियम है, कोई वस्तु विराम की अवस्था में है तो वह विराम की अवस्था में ही रहेगी, और यदि वह एक समान गति से किसी सीधी रेखा में चल रही हो तो वैसे ही चलती रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल लगाकर उसकी अवस्था में परिवर्तन न कर दिया जाए। अर्थात सभी वस्तुएं अपनी प्रारंभिक अवस्था को बनाए रखना चाहती है। वस्तुओं की प्रारंभिक अवस्था विराम या गति की अवस्था में स्वतः परिवर्तन नहीं होने की प्रवृत्ति को जड़त्व, इनर्शिया कहते हैं। इसीलिए न्यूटन के प्रथम नियम को जड़त्व का नियम कहते हैं। ये याद करने वाली पॉइंट हो गई कि न्यूटन के प्रथम नियम को ही जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। बल वह बाह्य कारक है जिसके द्वारा किसी वस्तु की विराम अथवा गति की अवस्था में परिवर्तन किया जाता है। अतः प्रथम नियम हमें बल की परिभाषा, डेफिनेशन ऑफ फोर्स देता है। तो ये भी याद करने वाला पॉइंट है कि न्यूटन का प्रथम नियम किस चीज़ का डिफिनेशन देता है, तो वो बल की परिभाषा का डिफिनेशन देता है, डेफिनेशन ऑफ फोर्स। ओके, उदाहरण, रुकी हुई गाड़ी के, ये सब गौर से सुनिएगा, ये सब एग्जाम्पल जो है यही डायरेक्ट एग्जाम में पूछ लिया जाता है। रुकी हुई गाड़ी के अचानक चल पड़ने पर उसमें बैठे यात्री पीछे की ओर झुक जाते हैं। ये क्यों होता है? न्यूटन के गति के प्रथम नियम के कारण होता है, जड़त्व का नियम के कारण होता है। ठीक है, चलती हुई गाड़ी के अचानक रुकने पर उसमें बैठे यात्री आगे की ओर झुक जाते हैं, या व्यक्ति पीछे की ओर झुके या आगे की ओर झुके, या गोली मारने से कांच में गोल छेद हो जाता है परंतु पत्थर मारने पर कांच टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। ये सब है फर्स्ट लॉ की वजह से होता है, न्यूटन के फर्स्ट लॉ की वजह से। हथौड़े को हत्थे में कसने के लिए हत्थे को ज़मीन पर मारते हैं। कंबल को हाथ से पकड़कर डंडे से पीटने पर धूल के कण झड़कर गिर जाते हैं। ये सब न्यूटन के फर्स्ट लॉ के कारण होता है। यदि पानी से भरे गिलास के ऊपर एक पोस्ट कार्ड और उस पर एक सिक्का रखे तथा पोस्ट कार्ड को आगे की ओर झटका दे तो पोस्ट कार्ड आगे की ओर गिरता है, जबकि सिक्का ग्लास में रखे पानी में। पेड़ की टहनियों को हिलाने से उससे फल टूटकर नीचे गिर जाते हैं। ये सब न्यूटन के फर्स्ट लॉ के कारण हो रहा है। ठीक है, एक लॉन रोलर को गति में लाने में एक गतिशील लॉन रोलर को विराम में लाने में अधिक बल की ज़रूरत पड़ती है, जबकि एक गतिशील लॉन रोलर को गति में बनाए रखने में अपेक्षाकृत कम बल की ज़रूरत पड़ती है। ओके, द्वितीयक नियम, सेकेंड लॉ, वस्तु के संवेग मोमेंटम में परिवर्तन की दर उस पर आरोपित बल के अनुक्रमानुपाती होती है तथा संवेग परिवर्तन आरोपित बल की दिशा में ही होता है। इस नियम को एक अन्य रूप में भी व्यक्त किया जा सकता है, किसी वस्तु पर आरोपित बल उस वस्तु के द्रव्यमान तथा बल की दिशा में उत्पन्न त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। यदि किसी m द्रव्यमान की वस्तु पर F बल आरोपित करने से उसमें बल की दिशा में a त्वरण उत्पन्न होती है तो द्वितीय नियम के अनुसार F=ma। तो F=ma फार्मूला, फोर्स का फार्मूला कहाँ से मिल रहा है हम लोगों को? तो न्यूटन के सेकेंड लॉ से। ठीक है, यदि F=0 हो तो A=0, क्योंकि m शून्य नहीं हो सकता है। अर्थात यदि वस्तु पर बाहरी बल न लगाया जाए तो वस्तु में त्वरण उत्पन्न नहीं होगा। यहाँ क्या कर रहा है? यदि F=0 हो तो A 0 होगा, क्योंकि m शून्य नहीं हो सकता है। यदि वस्तु पर बाहरी बल न लगाया जाए तो वस्तु में त्वरण उत्पन्न नहीं होगा। यदि त्वरण का मान शून्य है तो उसका अर्थात है कि यह या तो वस्तु नियत वेग से गतिमान है या विरामावस्था में है। इससे स्पष्ट है कि बल के अभाव में वस्तु अपनी गति अथवा विराम अवस्था को बनाए रखती है। गति के द्वितीय नियम से बल का व्यंजक, मेजर ऑफ फोर्स, प्राप्त होता है। बल का व्यंजक किस नियम से प्राप्त होता है? तो गति के द्वितीय नियम से प्राप्त होता है। ठीक है, बल के मात्रक, यूनिट्स ऑफ फोर्स, एसआई पद्धति में बल का मात्रक न्यूटन
F इक्वल टू एम में है से यदि m इक्वल टू 1 किलोग्राम तथा a इक्वल टू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो तो F इक्वल टू 1 न्यूटन। अतः 1 न्यूटन बल वह बल है जो 1 किलोग्राम द्रव्यमान की किसी वस्तु में 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न कर दे। बल का एक और मात्रक किलोग्राम भार है। इस बल को गुरुत्वीय मात्रक कहते हैं। 1 किलोग्राम भार उस बल के बराबर है जो 1 किलोग्राम की वस्तु पर गुरुत्व के कारण लगता है। न्यूटन के द्वितीय नियम के अनुसार गुरुत्वीय बल इक्वल टू द्रव्यमान गुणे गुरुत्वीय त्वरण। किसी वस्तु पर लगने वाले गुरुत्वीय बल को वस्तु का भार कहते हैं। किसी वस्तु पर लगने वाले गुरुत्वीय बल को वस्तु का भार वेट कहते हैं। उसे W से सूचित किया जाता है। इस प्रकार W इक्वल टू एम इंटू जी। यदि m इक्वल टू 1 किलोग्राम तब W इक्वल टू 1 किलोग्राम भार g का मान 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। ठीक है, 1 किलोग्राम भार इक्वल टू 1 किलोग्राम गुने 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इक्वल टू 9.8 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इक्वल टू 9.8 न्यूटन। अब W इक्वल टू एम जी और G इक्वल टू W/m। इस समीकरण में भार W एक बल है जिसका मात्रक न्यूटन है, द्रव्यमान m का मात्रक किलोग्राम है। अतः उपरोक्त समीकरण के अनुसार गुरुत्वीय त्वरण को न्यूटन पर किलोग्राम मात्रक से भी व्यक्त किया जा सकता है। संवेग मोमेंटम किसी गतिमान वस्तु के द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल को उस वस्तु का संवेग कहते हैं। संवेग इक्वल टू द्रव्यमान गुणे वेग P इक्वल टू एम इंटू भी। संवेग एक सदिश राशि है, इसका मात्रक किलोग्राम मीटर पर सेकेंड होता है। आवेग इम्पल्स यदि कोई बल किसी वस्तु पर कम समय तक कार्यरत रहे तो बल और समय अंतराल के गुणनफल को उस वस्तु का आवेग कहते हैं। आवेग इक्वल टू बल गुणे समय अंतराल J इक्वल टू F इंटू टी। J इक्वल टू F इंटू टी। उदाहरण, समान वेग से आते हुए क्रिकेट गेंद एवं टेनिस गेंद में से टेनिस गेंद को कैच करना आसान होता है। क्रिकेट खिलाड़ी तेजी से आते हुए गेंद को कैच करते समय अपने हाथों को गेंद के वेग की दिशा में गतिमान कर लेता है ताकि चोट कम लगे। ये सब सेकेंड लॉ की वजह से हो रहा है। ठीक है, न्यूटन की गति का द्वितीय नियम की वजह से ये सब उसी का उदाहरण दिया गया है। ठीक है, गद्दा या मिट्टी के फर्श पर गिरने पर सीमेंट से बने फर्श पर गिरने की तुलना में कम चोट लगती है। गाड़ियों में स्प्रिंग और शॉक एब्जॉर्बर लगाए जाते हैं ताकि झटका कम लगे। कराटे खिलाड़ी द्वारा हाथ के प्रहार से ईंटों की पट्टी तोड़ना। ऊंची कूद एवं लंबी कूद के लिए मैदान की मिट्टी खोदकर हल्की कर दी जाती है ताकि कूदने पर खिलाड़ी को चोट न लगे। अधिक गहराई तक कील को गाड़ने के लिए भारी हथौड़े का उपयोग किया जाता है। अब है थर्ड लॉ, तृतीय नियम। इस नियम के अनुसार प्रत्येक क्रिया के बराबर परंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। अर्थात दो वस्तुओं की पारस्परिक क्रिया में एक वस्तु जितना बल दूसरी वस्तु पर लगाती है, दूसरी वस्तु भी विपरीत दिशा में उतना ही बल पहली वस्तु पर लगाती है। इसमें से किसी एक बल को क्रिया व दूसरे बल को प्रतिक्रिया कहते हैं, इसलिए इस नियम को क्रिया प्रतिक्रिया नियम कहते हैं। एक्शन रिएक्शन लॉ किस नियम को कहा जाता है तो न्यूटन के तृतीय नियम को कहा जाता है। इसका उदाहरण है बंदूक से गोली छोड़ते समय पीछे की ओर झटका लगना, नाव के किनारे पर से जमीन पर कूदने पर नाव का पीछे हटना, नाव खेने के लिए बांस से जमीन को दबाना, कुआं से पानी खींचते समय रस्सी टूट जाने पर व्यक्ति का पीछे गिर जाना, ऊंचाई से कूदने पर चोट लगना, रॉकेट का आगे बढ़ना। ये सब तृतीय नियम का उदाहरण। ठीक है, नेक्स्ट है संवेग संरक्षण का नियम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो पढ़ाई में मज़ा आ रहा है ना? चलिए आगे पढ़ते हैं। संवेग संरक्षण का नियम न्यूटन के द्वितीय नियम के साथ न्यूटन के तृतीय नियम के संयोजन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण परिणाम है संवेग संरक्षण का नियम। इस नियम के अनुसार एक या एक से अधिक वस्तुओं के निकाय पर कोई बाहरी बल नहीं लग रहा हो तो उस
निकाय का कुल संवेग नियत रहता है अर्थात संरक्षित रहता है। क्या बोला गया है? एक या एक से अधिक वस्तुओं के निकाय पर कोई बाहरी बल नहीं लग रहा हो तो उस निकाय का कुल संवेग क्या रहता है? संवेग नियत रहता है अर्थात संरक्षित रहता है। इस कथन को ही संवेग संरक्षण का नियम कहते हैं, अर्थात एक वस्तु में जितना संवेग परिवर्तन होता है दूसरी में उतना ही संवेग परिवर्तन विपरीत दिशा में भी हो जाता है। अतः जब कोई वस्तु पृथ्वी की ओर गिरती है तो उसका वेग बढ़ता जाता है जिससे उसका संवेग भी बढ़ता जाता है। वस्तु भी पृथ्वी को अपनी ऊपर की ओर खींचती है जिससे पृथ्वी का भी ऊपर की ओर संवेग उसी दर से बढ़ता जाता है। इस प्रकार पृथ्वी प्लस वस्तु का संवेग संरक्षित रहता है। चूँकि पृथ्वी का द्रव्यमान वस्तु की अपेक्षा बहुत अधिक होता है अतः पृथ्वी में उत्पन्न वेग उपेक्षणीय होती है। रॉकेट के ऊपर जाने का सिद्धांत भी संवेग संरक्षण पर आधारित है। रॉकेट के ऊपर जाने का सिद्धांत भी संवेग संरक्षण पर आधारित है। रॉकेट से गैसें अत्यधिक वेग से पीछे की ओर निकलती है जो रॉकेट के ऊपर उठने के लिए आवश्यक संवेग प्रदान करती है। उदाहरण, जब बराबर संवेग वाली दो गेंदें आपस में टक्कर मारती है तो गेंदें अचानक रुक जाती है। यहाँ निकाय दोनों गेंदों का कुल संवेग टोटल मोमेंटम टक्कर कोलिजन के पूर्व शून्य है और टक्कर के बाद फिर से शून्य हो जाती है अर्थात निकाय का कुल संवेग नियत है या संरक्षित है। जब बंदूक से गोली छोड़ी जाती है तो वह अत्यधिक वेग से आगे की ओर बढ़ती है जिससे गोली में आगे की दिशा में संवेग उत्पन्न हो जाता है। गोली भी बंदूक को प्रतिक्रिया बल के कारण पीछे को ढकेलती है जिससे उसमें पीछे की ओर संवेग उत्पन्न हो जाता है। चूँकि बंदूक का द्रव्यमान गोली से अधिक होता है जिससे बंदूक पीछे हटने का वेग गोली के वेग से बहुत कम होता है। बंदूक चलाने वाले बंदूक को कंधे से दबाकर रखता है ताकि बंदूक एवं शरीर एक हो जाए। इस प्रकार द्रव्यमान बढ़ जाने से शरीर को बहुत अधिक धक्का नहीं लगता है। यदि दो एक समान गोलियां भारी तथा हल्की बंदूकों से अलग अलग दागी जाए तो हल्की बंदूक अधिक वेग से पीछे की ओर हटेगी जिससे चोट लगने की संभावना अधिक होती है। नेक्स्ट है रॉकेट प्रणोदन, रॉकेट प्रोपल्सन। किसी रॉकेट की उड़ान उन शानदार उदाहरणों में से एक है जिनमें न्यूटन का तीसरा नियम या संवेग संरक्षण नियम स्वयं को अभिव्यक्त करता है। इससे ईंधन की दहन से पैदा हुई गैसें बाहर निकलती है और इसकी प्रतिक्रियाएं रॉकेट को धकेलती है। यह एक ऐसा उदाहरण है जिसमें वस्तु का द्रव्यमान परिवर्तित होता रहता है क्योंकि रॉकेट में से गैस निकलती रहती है। रॉकेट के लिहाज से रॉकेट से निकलने वाली गैसें लगभग स्थायी वेग से गति करती है। यदि दहन के दौरान गैस के निकलने की दर स्थायी हो तो संवेग परिवर्तन की दर भी अस्थायी होगी। मगर चूँकि निकलने वाली गैसों के द्रव्यमान के कारण रॉकेट का द्रव्यमान कम होता जाता है इसलिए त्वरण स्थायी नहीं रहता। रॉकेट का वेग तथा त्वरण दोनों में ही वृद्धि होगी। बल, फोर्स। बल वह बाहरी कारक है जो किसी वस्तु की प्रारंभिक अवस्था यानी विराम की अवस्था या एक सरल रेखा में एक समान गति की अवस्था को परिवर्तित कर सकता है या परिवर्तित करने का प्रयास करता है। बल का ऐसा मात्रक न्यूटन है। इसका सीजीएस मात्रक डाइन है। 1 न्यूटन इक्वल टू 10⁵ डाइन होता है। 1 न्यूटन इक्वल टू 10⁵ डाइन होता है। बलों के प्रकार। प्रकृति में मूलतः बल 4 प्रकार के होते हैं। विश्व के सभी बल इन्हीं के अंतर्गत आ जाते हैं। ये बल गुरुत्वाकर्षण बल, विद्युत चुंबकीय बल, दुर्बल या क्षीण बल, प्रबल बल। गुरुत्वाकर्षण बल, ग्रेविटेशनल फोर्स। ब्रह्मांड में प्रत्येक कण दूसरे कण को एक केवल अपने द्रव्यमान के कारण ही आकर्षित करते हैं तथा किन्हीं भी दो कणों के बीच इस प्रकार के आकर्षण को व्यापक रूप से गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। जैसे यदि एक किलोग्राम के दो पिंडों को 1 मीटर की दूरी पर रखा जाए तो इनके मध्य 6.67 × 10⁻11 न्यूटन का बल लगेगा। यह बल बहुत ही कम है, इसका कोई भी प्रभाव दिखाई नहीं देगा, परंतु विशाल खगोलीय पिंडों के मध्य यह बल इतना अधिक होता है कि इसी के कारण वे केंद्र के चारों ओर घूमते रहते हैं और संतुलन में बने रहते हैं। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर
चारों ओर और चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही घूमते रहते हैं। विद्युत चुंबकीय बल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। यह बल दो प्रकार का होता है, स्थिर विद्युत बल तथा चुंबकीय बल। स्थिर विद्युत बल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल स्थिर विद्युत बल कहलाता है। Q1 एवं Q2 आवेशों जिनके बीच की दूरी r है के बीच लगने वाला स्थिर विद्युत बल 1/4 पाई, इसे क्या कहते हैं, परमिटिविटी, Q1 Q2/r² होता है। यहाँ ये जो साइन है परमिटिविटी का, माध्यम की विद्युतशीलता परमिटिविटी है। अब है चुंबकीय बल, मैग्नेटिक फोर्स। दो चुंबकीय ध्रुवों के मध्य लगने वाला बल चुंबकीय बल कहलाता है। M1 एवं M2 प्रबलता स्ट्रेंथ वाले दो ध्रुवों जिनके बीच की दूरी r है के बीच लगने वाला चुंबकीय बल 1/4 पाई म्यू M1 M2/r² होता है, जहाँ म्यू ध्रुवों के बीच माध्यम की चुंबकशीलता परमिटिविटी है। विद्युत एवं चुंबकीय बल मिलकर विद्युत चुंबकीय बल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की रचना करते हैं। यह फोटोन नामक कण के माध्यम से कार्य करता है। विद्युत चुंबकीय बल गुरुत्वाकर्षण बल से 10⁻38 गुना अधिक शक्तिशाली होता है। ये पॉइंट याद रखिएगा, विद्युत चुंबकीय बल गुरुत्वाकर्षण बल से 10⁻38 गुना अधिक होता है। वाह, अधिक शक्तिशाली होता है, मतलब विद्युत चुंबकीय बल गुरुत्वाकर्षण से ज़्यादा शक्तिशाली होता है। किसी रस्सी में तनाव टेंशन, दो गतिमान सतह के मध्य घर्षण, संपर्क में रखी दो वस्तुओं के मध्य संपर्क बल, पृष्ठ तनाव, सरफेस टेंशन आदि सभी विद्युत चुंबकीय बल हैं। विद्युत चुंबकीय बल कौन कौन से हैं? किसी रस्सी में तनाव टेंशन जो होता है, दो गतिमान सतह के मध्य घर्षण फ्रिक्शन, टेंशन फ्रिक्शन, कांटेक्ट फोर्स, सरफेस टेंशन, ये सब हो गया विद्युत चुंबकीय बल। दुर्बल बल है अब वीक फोर्स, रेडियो सक्रियता के दौरान निकलने वाला बीटा कण इलेक्ट्रॉन, नाभिक के अंदर एक न्यूट्रॉन का प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एवं एंटी न्यूट्रिनो के रूप में विघटन के फलस्वरूप निकलता है। इलेक्ट्रॉन व एंटी न्यूट्रिनो के बीच पारस्परिक क्रिया इंटरैक्शन क्षीण बलों के माध्यम से ही होता है। ये बल दुर्बल या क्षीण इसलिए कहलाते हैं कि इनका परिमाण प्रबल बल का लगभग 10⁻13 गुना अर्थात बहुत कम होता है। -13 है, देख रहे हो यहाँ -13, इसीलिए ये बहुत कम प्रबल होता है। और इनकी द्वारा संचालित 6 प्रक्रियाएं अपेक्षाकृत बहुत धीमी गति से चलती है। ऐसा समझा जाता है कि ये बल डब्ल्यू बोसॉन नामक कण के आदान प्रदान एक्सचेंज के द्वारा अपना प्रभाव दिखलाते हैं। यह अत्यंत ही लघु परास वाला बल है। इसका परास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के आकार से भी कम होता है, अतः इनका प्रभाव इन कणों के अंदर तक ही सीमित रहता है। प्रबल बल स्ट्रॉन्ग फोर्स, नाभिक के अंदर दो प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन पास शक्तिशाली आकर्षण बल के कारण होते हैं। इसे ही प्रबल बल कहते हैं। इस बल का आकर्षण प्रभाव वैद्युत बल के प्रतिकर्षण प्रभाव से बहुत ही अधिक होता है। यह बल कण एक आवेश पर निर्भर नहीं करता है। यह बल अति लघु परास बल है। इसका परास 10⁻15 मीटर की कोटि का होता है, अर्थात दो प्रोटॉनों के मध्य बीच की दूरी इससे अधिक होगी तो यह बल नगण्य होगा। ऐसा माना जाता है कि प्रबल बल दो क्वार्क की पारस्परिक क्रिया से उत्पन्न होते हैं। अब है बल का आवेग, इम्पल्स ऑफ ए फोर्स। जब कोई बड़ा बल किसी वस्तु पर थोड़े समय के लिए कार्य करता है तो बल तथा समय अंतराल के गुणनफल को उस बल का आवेग कहते हैं। आवेग = बल × समय अंतराल = संवेग में परिवर्तन। आवेग वस्तु के संवेग में परिवर्तन के बराबर होता है। यह एक सदिश राशि है जिसका मात्रक न्यूटन सेकेंड होता है तथा इसकी दिशा वही होती है जो बल की दिशा होती है। जैसे बल्ले द्वारा क्रिकेट की गेंद पर प्रहार
कर गेंद को दूर भेजना, हथौड़े से कील ठोकना, क्रिकेट की गेंद का कैच लेना आदि। एक निश्चित आवेग पर बल को कम करने के लिए समय को बढ़ाया जाता है। जैसे क्रिकेट की गेंद को कैच करते समय खिलाड़ी अपना हाथ पीछे की ओर खींचता है जिससे कि वह अधिक समय तक बल लगा सके। यदि वह हाथ को पीछे नहीं खींचे तो गेंद हथेली से टकराकर तुरंत ठहर जाएगी, अर्थात उसका संवेग एकाएक शून्य हो जाएगा। अतः खिलाड़ी को बहुत अधिक बल लगाना पड़ेगा जिससे कैच छूटने तथा हाथ में चोट लगने की संभावना बनी रहेगी। संतुलित बल, बैलेंस्ड फोर्स। जब किसी पिंड पर एक से अधिक बल कार्य करते हों तो उन सभी बलों का परिणामी बल शून्य हो तो वह पिंड संतुलित अवस्था में होगी। इस दिशा में पिंड पर लगने वाले सभी बल संतुलित बल कहलाते हैं। असंतुलित बल, अनबैलेंस्ड फोर्स। जब किसी वस्तु पर दो या दो से अधिक बल इस प्रकार लगते हैं कि वस्तु किसी एक बल की दिशा में गति करने लगती है तो वस्तु पर लगने वाला बल असंतुलित बल कहलाता है। घर्षण बल, फ्रिक्शन फोर्स। संपर्क में रखी दो वस्तुओं के मध्य एक प्रकार का बल कार्य करता है जो गति करने में वस्तु का विरोध करता है। घर्षण फोर्स, घर्षण बल, फ्रिक्शन फोर्स हमेशा गति करने में वस्तु का विरोध करेगा। ठीक है, वो वस्तु को मतलब गति करने से रोकता है घर्षण फोर्स। ठीक है, उसके बाद यह बल ही घर्षण बल कहलाता है। इसकी दिशा सदैव वस्तु की गति की दिशा के विपरीत होती है। आप आगे चल रहे हैं तो आपको पीछे खींचा जाएगा, यही हो गया घर्षण फोर्स। घर्षण बल तीन प्रकार के होते हैं। स्थैतिक घर्षण बल, सर्पी घर्षण बल, लोटनिक घर्षण बल। स्थैतिक घर्षण बल, स्टैटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। जब किसी वस्तु को किसी सतह पर खिसकाने के लिए बल लगाया जाए तो और यदि वस्तु अपने स्थान से नहीं खिसके तो ऐसे दोनों सतहों के मध्य लगने वाले घर्षण बल को स्थैतिक घर्षण बल कहते हैं। इसका परिमाण लगाए गए बल के बराबर तथा दिशा बल की दिशा के विपरीत होती है। इसका परिमाण क्या होगा? लगाए गए बल के बराबर तथा दिशा हो जाएगी बल की दिशा के विपरीत। अब है सर्पी घर्षण बल, स्लाइडिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। जब कोई वस्तु किसी सतह पर सरकती है तो सरकने वाली वस्तु तथा उस सतह के बीच लगने वाले घर्षण बल सर्पी घर्षण बल कहलाते हैं। लोटनिक घर्षण बल, रोलिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। जब एक वस्तु किसी दूसरे वस्तु की सतह पर लुढ़कती है तो इन दोनों वस्तुओं की सतहों के बीच लगने वाले बल को लोटनिक घर्षण बल कहते हैं। घर्षण बल की विशेषताएं। दो सतहों के मध्य लगने वाला घर्षण बल उनके संपर्क क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता, यह केवल सतहों की प्रकृति पर निर्भर करता है। लोटनिक घर्षण बल का मान सबसे कम, लोटनिक घर्षण बल का मान सबसे कम, स्थैतिक घर्षण बल का मान सबसे अधिक होता है। ये क्वेश्चन भी आया हुआ है एग्जाम में। किस घर्षण बल या घर्षण को कम करने के लिए मशीनों में स्नेहक, लुब्रिकेट तथा बॉल बियरिंग लगाए जाते हैं जो सर्पी घर्षण को लोटनिक घर्षण में बदल देते हैं। ठोस ठोस सतहों के मध्य घर्षण अधिक, द्रव्य द्रव्य सतहों के मध्य उससे कम, मतलब ठोस से कम, और वायु ठोस सतहों के बीच घर्षण सबसे कम होता है। अगर आप जैसे ठोस ठोस सतहों में घर्षण बल सबसे अधिक होता है, जैसे कि आप कोई वस्तु को नीचे रख के घसका रहे हैं, उसको धक्का दे रहे हैं, तो वो ठोस ठोस सतहों के मध्य होने वाला घर्षण बल हो गया और इसका मान सबसे अधिक होता है, इसमें घर्षण सबसे अधिक होता है। ठीक है, घर्षण बल से लाभ। घर्षण बल के कारण ही मनुष्य सीधा खड़ा रह पाता है तथा चल पाता है। घर्षण बल न होने पर हम केले के छिलके तथा बरसात में चिकनी सड़क पर फिसल जाते हैं। यदि सड़कों पर घर्षण न हो तो पहिए फिसलने लगते हैं। यदि पट्टे तथा पुली के बीच घर्षण न हो तो पट्टा मोटर के पहिए नहीं घुमा सकेगा। घर्षण बल से हानि। मशीनों में घर्षण के कारण ऊर्जा का अपव्यय होता है और टूट फूट अधिक होती है। मशीनों के पुर्जे के बीच अत्यधिक घर्षण से काफ़ी ऊष्मा पैदा होती है और मशीन को क्षति पहुंचती है। अभिकेंद्री बल। सेंट्रीपिटल फोर्स। जब कोई, ये दोनों फोर्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अभिकेंद्री बल और अपकेंद्री बल जो होता है वो दोनों बहुत इंपॉर्टेंट, एग्जाम में पूछता है। सेंट्रीपिटल फोर्स। जब कोई पिंड एक समान चाल भी से त्रिज्या आर की वृत्तीय मार्ग पर गति करती है तो उस पर अभिकेंद्रीय बल लगता है जिसका परिमाण
v²/r होता है, परंतु त्वरण की दिशा लगातार बदलती रहती है। त्वरण की दिशा सदैव वृत्त के केंद्र की ओर होती है। न्यूटन के द्वितीय नियम के अनुसार किसी पिंड में त्वरण उत्पन्न करने के लिए त्वरण की दिशा में ही बल लगाया जाता है। अतः हम कह सकते हैं कि कण की वृत्तीय गति बनाए रखने के लिए वृत्त के केंद्र की ओर एक बल आवश्यक होता है। इस प्रकार वृत्ताकार पथ में केंद्र की ओर लगने वाले इनवर्ड फोर्स को अभिकेंद्री बल कहते हैं। इस बल के अभाव में वस्तु वृत्ताकार मार्ग पर नहीं चल सकती है। यदि m द्रव्यमान का पिंड भी चाल से r त्रिज्या के वृत्तीय मार्ग पर चल रहा है तो उस पर कार्यकारी वृत्त के केंद्र की ओर आवश्यक अभिकेंद्रीय बल F=mv²/r होता F=mv²/r होता है। यही वह बल है जो पिंड को वृत्त की परिधि पर बनाए रखने का प्रयास करता है तथा उसे वृत्तीय गति करने के लिए बाध्य करता है। उदाहरण, जब एक पत्थर के टुकड़े को किसी डोरी के एक सिरे से बांधकर घुमाते हैं तो डोरी को अंदर की ओर खींचे रखना पड़ता है, अर्थात डोरी पर निरंतर अंदर की ओर एक बल F लगाना पड़ता है। यह बल डोरी में उत्पन्न तनाव है जो पत्थर के टुकड़े को वृत्ताकार मार्ग में घूमने के लिए आवश्यक अभिकेंद्रीय बल प्रदान करता है। डोरी के सिरे को हाथ से छोड़ देने पर डोरी के दूसरे सिरे पर बंधा पत्थर का टुकड़ा वृत्तीय मार्ग को छोड़कर वृत्त की स्पर्श रेखा टेंजेंट लाइन के अनुदिश भाग जाता है। इसका कारण है कि डोरी के सिरों को हाथ से छोड़ने पर डोरी का तनाव समाप्त हो जाता है, अर्थात वृत्तीय मार्ग में गति बनाए रखने वाली अभिकेंद्रीय बल समाप्त हो जाता है, जिसके कारण पत्थर का टुकड़ा सरल रेखा में गमन करने लगता है। सूर्य के चारों ओर ग्रहों की गति तथा ग्रहों के चारों ओर प्राकृतिक और कृत्रिम उपग्रहों की गति के लिए गुरुत्वाकर्षण बल आवश्यक अभिकेंद्रीय बल प्रदान करता है। किसी मोड़ पर रेल या कार के मुड़ते समय पहियों व सड़क के मध्य लगने वाला घर्षण बल आवश्यक अभिकेंद्रीय बल प्रदान करता है। कीचड़ पर तेजी से चलती साइकिल, स्कूटर के पहियों द्वारा कीचड़ के कण ऊपर की ओर स्पर्श रेखीय टेंजेंट दिशा में फेंक दिए जाते हैं। यही कारण है कि इनके पहियों पर मडगार्ड लगाए जाते हैं। इलेक्ट्रॉन का नाभिक के चारों ओर घूमना भी अभिकेंद्रीय बल का ही उदाहरण है। अभिकेंद्रीय बल की प्रतिक्रिया, रिएक्शन ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स, प्रत्येक क्रिया के बराबर एवं विपरीत प्रतिक्रिया होती है। न्यूटन की गति का तीसरा नियम। यह क्रिया तथा प्रतिक्रिया सदैव अलग अलग वस्तु पर कार्य करती है, अतः वृत्तीय पथ पर गतिमान वस्तु पर कार्य करने वाले अभिकेंद्रीय बल की भी प्रतिक्रिया होती है। उदाहरण के लिए, जब हम पत्थर को डोरी से बांधकर वृत्तीय पथ में घुमाते हैं तो हमारा हाथ डोरी के तनाव द्वारा वृत्त के केंद्र की ओर अभिकेंद्रीय बल लगाता है, जबकि पत्थर हमारे हाथ पर बाहर की ओर बल लगाता है। मौत के कुएं की दीवार मोटरसाइकिल पर अंदर की ओर क्रिया बल लगता है, जबकि इसकी प्रतिक्रिया बल मोटरसाइकिल द्वारा कुएं की दीवार पर बाहर की ओर कार्य करता है। ये सब किसका उदाहरण हो गया? अभिकेंद्रीय बल का। और ये भी क्वेश्चन में पूछा हुआ है, ध्यान रखिएगा। नोट, कभी कभी बाहर की ओर कार्य करने वाले इस प्रतिक्रिया बल को भ्रमवश अपकेंद्रीय बल सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी कह दिया जाता है, जो गलत है। यहाँ है आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, अपकेंद्रीय बल। अजड़त्वीय फ्रेम, नॉन इनर्शियल फ्रेम में न्यूटन के नियमों को लागू करने के लिए कुछ ऐसे बलों की कल्पना करनी होती है जिन्हें परिवेश में किसी पिंड से संबंधित नहीं किया जा सकता। ये बल छद्म बल या जड़त्वीय बल कहलाते हैं। अपकेंद्रीय बल एक ऐसा ही जड़त्वीय बल है। अपकेंद्रीय बल क्या है? एक जड़त्वीय बल ही है या छद्म बल है। चूँकि घूमते निकाय में त्वरण होता है, इसलिए इस प्रकार के बल का अनुभव होता है। इस बल की दिशा अभिकेंद्रीय बल के विपरीत होती है। अभिकेंद्रीय बल इधर आएगा तो अपकेंद्रीय बल उधर, ठीक है, विपरीत दिशा। इस प्रकार वृत्तीय पथ में केंद्र से बाहर की ओर लगने वाले बल, आउटवर्ड फोर्स, को अभिकेंद्रीय बल कहते हैं। ये सब बल जो है ये हो गया आपको अपकेंद्रीय बल। उदाहरण, मोड़ पर कार
कार एट टर्निंग, यदि कोई व्यक्ति कार में बैठा है और कार अचानक दाईं ओर घूम जाए तो व्यक्ति को बाईं ओर एक झटका लगता है। इससे व्यक्ति अपने बाईं ओर एक बल का अनुभव करता है, जबकि वास्तव में ऐसा नहीं है, बल्कि होता यह है कि कार तथा व्यक्ति को दाईं ओर घूमने के लिए आवश्यक अभिकेंद्री बल चाहिए। कार तो यह अभिकेंद्री बल सड़क एवं पहियों के बीच के घर्षण से प्राप्त कर लेता है, जबकि व्यक्ति को यह नहीं प्राप्त होता। इसलिए व्यक्ति जड़त्व के कारण अपना पूर्ववत सीधी दिशा में गति करने की प्रवृत्ति रखता है, और इसलिए कार के मुड़ते ही वह विपरीत दिशा में झटका खाकर ऐसे अनुभव करता है कि जैसे कि उस पर कोई बल कार्य कर रहा हो। यही अपकेंद्री बल है। अब है चक्रीय झूले। मैरी गो राउंड में बैठे व्यक्ति का चक्र की दिशा के अनुदिश बाहर की ओर धक्का महसूस करना, ये सब अपकेंद्रीय बल सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का उदाहरण है। ठीक है, नेक्स्ट है अपकेंद्रित्र सेंट्रीफ्यूज। यह क्या होता है, चलिए जानते हैं। यह एक ऐसा यंत्र है, यह क्या है, यंत्र है, जिसकी सहायता से हल्के व भारी कणों को पृथक किया जाता है। उदाहरण क्रीम निकालने की मशीन, ड्राई क्लीनर, अपकेंद्रीय बल शोषक, अपकेंद्रीय शोषक, अपकेंद्रीय पंप। अब है बल आघूर्ण, मोमेंट ऑफ फोर्स और टॉर्क। बल द्वारा एक पिंड को एक अक्ष के परितः घूमने की प्रवृत्ति को बल आघूर्ण कहते हैं। किसी अक्ष के परितः एक बल का बल आघूर्ण उस बल के परिमाण तथा अक्ष से बल की क्रिया रेखा के बीच की लंबवत दूरी के गुणनफल के बराबर होता है, अर्थात बल आघूर्ण बल गुणे बल बाहु, मोमेंट ऑफ फोर्स इक्वल टू फोर्स इंटू फोर्स आर्म। यानी बल को अक्ष से अधिक दूर पर लगाए जाए तो उसका बल आघूर्ण अधिक होगा। बल आघूर्ण एक सदिश राशि है। बल आघूर्ण क्या है, सदिश राशि है। इसका SI मात्रक न्यूटन मीटर है। उसके बाद बल आघूर्ण को एक उदाहरण से समझा जा सकता है, जैसे कि अब उदाहरण देख लेते हैं कि माना कि ABCD एक दरवाज़ा है। ABCD एक दरवाज़ा है जिसके X और Y स्थान पर कब्जा लगाया गया है। X और Y स्थान पर कब्जा लगाया गया है। दरवाजे पे एक बल P पर दरवाजे पर एक बल P बिंदु पर लगाते हैं जो XY रेखा से D दूरी पर है। इसलिए बल आघूर्ण PD होगा। यदि हम बल को अब P के बदले Q स्थान पर लगाएं तो अगर यहाँ लगा दिए बल को तो बल आघूर्ण QD होगा। D डैश QD, D डैश यहाँ का दूरी है, यहाँ से यहाँ तक का, तो QD हो जाएगा। एक ही बल के लिए लंबिक दूरी बढ़ जाने पर बल आघूर्ण का मान बदल जाता है, अर्थात घूमने की प्रवृत्ति बदल जाती है। समान बल के लिए कब्जे से जितना अधिक दूरी पर बल लगाएंगे बल आघूर्ण उतना ही ज़्यादा होगा, अर्थात घूमने की प्रवृत्ति उतनी ही अधिक होगी। यही कारण है कि घर के दरवाजे में हत्था हैंडल कब्जा से दूर लगाया जाता है। उदाहरण, घरों में गेहूं पीसने की जाता का हत्था कील से दूर लगाया जाता है ताकि जाता को घुमाने के लिए कम जोर लगाना पड़े। कुम्हार के चाक में घुमाने के लिए लकड़ी फंसाने का गड्ढा चाक की पेधी के पास बनाया जाता है। पानी निकालने वाला हैंडपंप का हत्था लंबा होता है। बल आघूर्ण का सिद्धांत संतुलन की स्थिति में वामवर्ती आघूर्णों का योग दक्षिणावर्ती आघूर्णों के योग के बराबर होता है। बल युग्म कपल, किसी वस्तु पर दो बराबर किंतु विपरीत दिशाओं में कार्य करने वाले समानांतर बलों को यह बल युग्म कहते हैं। बल युग्म इक्वल टू बल इंटू बल युग्म भुजा, कपल इक्वल टू फोर्स इंटू कपल आर्म। इसका SI मात्रक न्यूटन मीटर होता है। उदाहरण देख लेते हैं हम लोग। बल युग्म का, पानी का नल खोलना, पेन तथा दवात का ढक्कन खोलना, गाड़ी का स्टीयरिंग व्हील घुमाना, चाबी वाली घड़ी को चाबी देना, ताला को चाबी से खोलना। सरल मशीन, सिंपल मशीन्स। यह बल आघूर्ण के सिद्धांतों पर कार्य करती है। यह बल आघूर्ण के सिद्धांत पर कार्य करती है। सिंपल मशीन, सरल मशीन एक ऐसी युक्ति है जिसमें किसी सुविधाजनक बिंदु पर एक बल लगाकर किसी बिंदु पर रखे हुए एक भार को उठाया जा सकता है। उत्तोलक, लीवर, घिरनी, पुली, आनत तल, इंक्लाइंड प्लेन, स्क्रू जैक,
आदि सरल मशीनों के उदाहरण हैं। मशीन द्वारा यद्यपि कम बल लगाकर अधिक भार उठाया जा सकता है, परंतु निवेशित ऊर्जा सदैव निर्गत ऊर्जा से अधिक होती है, क्योंकि ऊर्जा का कुछ अंश बलों के विरुद्ध कार्य करने में खर्च हो जाता है। अतः मशीन की दक्षता इफिशियंसी 100% से कम होती है। मशीन की दक्षता मशीन द्वारा किया गया कार्य बाय मशीन को दी गई ऊर्जा इंटू 100। अतः केवल आदर्श मशीन की दक्षता 100% हो सकती है, जो असंभव है। उत्तोलक यह एक सरल मशीन है जिसका जैसे चिमटा, सरौता, कैंची आदि। उत्तोलक एक सीधी या टेढ़ी छड़ होती है जो किसी निश्चित बिंदु के चारों ओर स्वतंत्रतापूर्वक घूम सकती है। उत्तोलक में आलंब, आयास एवं भार नामक 3 मुख्य बिंदु होते हैं। आलंब, जिस निश्चित बिंदु के चारों ओर उत्तोलक की छड़ स्वतंत्रतापूर्वक घूम सकती है उसे आलंब कहते हैं। आयास, उत्तोलक को उपयोग में लाने के लिए उस पर बल लगाया जाता है, उसे आयास कहते हैं। भार, उत्तोलक के द्वारा जो बोझ उठाया जाता है अर्थात किए गए कार्य को भार कहते हैं। उत्तोलक के सिद्धांत, थ्योरी ऑफ लीवर। आयास एवं आयास भुजा का गुणनफल भार एवं भार भुजा के गुणनफल के बराबर होता है, अर्थात आयास इंटू आयास भुजा अर्थात आयास इंटू आयास भुजा इक्वल टू भार इंटू भार भुजा। उत्तोलक का यांत्रिक लाभ। अब बस थोड़ा सा बचा है टॉपिक में, फिर ये जब टॉपिक ख़त्म हो जाएगा। आप लोग को अच्छा लगा टॉपिक तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो भी आप लोग देख पाएँ। उत्तोलक के द्वारा उठाए गए भार तथा उस पर लगाए गए आयास के अनुपात को उत्तोलक का यांत्रिक लाभ कहते हैं। यांत्रिक लाभ इक्वल टू भार बाय आयाम। और दोस्तों ये वीडियो तब तक आएगा जब तक कि बुक ख़त्म नहीं हो जाता। इस बुक को कंप्लीट करना हम लोग को फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों इस बुक से हम लोग ख़त्म करेंगे। इस बुक को फिर टोटल ख़त्म करके ऑब्जेक्टिव भी सॉल्व करना है। जैसे फिजिक्स ख़त्म होगा तो फिजिक्स का ऑब्जेक्टिव करेंगे, बायो ख़त्म होगा तो बायो का ऑब्जेक्टिव करेंगे, और केमिस्ट्री ख़त्म होगा तो केमिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव करेंगे। ओके फ्रेंड्स, चलिए। उत्तोलक के प्रकार। आलंब, आयास तथा भार की एक दूसरे की सापेक्ष स्थितियों के कारण उत्तोलक 3 प्रकार के होते हैं। प्रथम श्रेणी के उत्तोलक। इस श्रेणी के उत्तोलकों में आलंब F, आयास E एवं भार L के बीच में स्थित होता है। उत्तोलक का यांत्रिक लाभ A इक्वल टू L बाई E इक्वल टू AF बाई BF इक्वल टू आयास भुजा बाई भार भुजा। चूँकि इस प्रकार के उत्तोलक में आलंब, आयास एवं भार के बीच इस प्रकार रखा जाता है जिससे कि कार्य करने में सुविधाजनक हो, अतः इस प्रकार के उत्तोलकों में यांत्रिक लाभ 1 से अधिक, 1 के बराबर एवं 1 से कम भी हो सकता है। उदाहरण कैंची, प्लास, राशि उखाड़ने की मशीन, साइकिल के ब्रेक, डंडी, तराजू आदि। द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक। इस श्रेणी के उत्तोलक में आलंब तथा आयास के बीच भार होता है, अर्थात उत्तोलक द्वारा संपन्न किया जाने वाला कार्य आलंब एवं आयास के बीच होता है। उत्तोलक का यांत्रिक लाभ इक्वल टू A इक्वल टू L बाई E इक्वल टू AF बाई BF इक्वल टू आयास भुजा बाई भार भुजा। अतः इस प्रकार के उत्तोलक में यांत्रिक लाभ सदैव 1 से अधिक होता है, क्योंकि AF ग्रेटर देन BF। उदाहरण सरौता, नींबू निचोड़ने की मशीन, तंबाकू काटने वाली मशीन, पहिया, कब्जे पर घूमने वाला दरवाजा आदि। तृतीय श्रेणी के उत्तोलक। इस श्रेणी के उत्तोलक में आलंब एवं भार के बीच आयास होता है। यांत्रिक लाभ A इक्वल टू L बाई E इक्वल टू AF बाई BF इक्वल टू आयास भुजा भार भुजा। अतः इसमें यांत्रिक लाभ सदैव 1 से कम होता है, क्योंकि AF स्मॉलर देन BF। ऐसा उत्तोलकों का उपयोग धीमी गति को तीव्र करने में किया जाता है। उदाहरण चिमटा, मनुष्य का हाथ, किसान का हल आदि। गुरुत्वीय केंद्र, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। किसी वस्तु एवं का गुरुत्वीय केंद्र वह बिंदु है जहाँ वस्तु का समस्त भार कार्य करता है।
वस्तु का समस्त भार कार्य करता है। वस्तु चाहे जिस स्थिति में रखी जाए, वस्तु का भार गुरुत्वीय केंद्र से ठीक नीचे की ओर कार्य करता है। गुरुत्वीय केंद्र पर वस्तु के भार के बराबर ऊपरी मुखी बल लगाकर हम वस्तु को संतुलित रख सकते हैं। किसी वस्तु का गुरुत्वीय केंद्र तब स्थिर रहता है जब तक उसका आकार नहीं बदलता। कुछ नियमित वस्तुओं के गुरुत्वीय केंद्र वस्तु समान छर के अक्ष पर मध्य बिंदु, त्रिभुजाकार ठोस का मध्यिकाओं का कटान बिंदु, वर्गाकार या आयताकार ठोस का विकर्णों का कटान बिंदु। गुरुत्वीय केंद्र की स्थिति मेनली वहाँ होती है, कोई भी सामान है उसका बीच का पॉइंट, केंद्र का पॉइंट की जगह ही गुरुत्वीय केंद्र मेनली आपको देखने को मिलेगा। वस्तु गुरुत्वीय केंद्र की स्थिति वृत्ताकार पटल, वृत्त का केंद्र, शंकुआकार ठोस, शंकु के अक्ष पर आधार से 1/4 ऊंचाई की दूरी पर, खोखला शंकु, शंकु के अक्ष पर आधार से 1/3 ऊंचाई की दूरी पर। सब ध्यान में रखने वाली बातें हैं, ठीक है। इसके बाद समांतर चतुर्भुज का है विकर्णों का कटान बिंदु, ठोस गोला का है गोले का केंद्र। संतुलन के प्रकार, संतुलन 3 प्रकार के होते हैं, स्थायी, अस्थायी तथा उदासीन। स्थायी संतुलन, स्टेबल इक्विलिब्रियम, यदि किसी वस्तु को उसकी संतुलित अवस्था में थोड़ा सा विस्थापित करके छोड़ने पर यदि वस्तु पुनः अपनी संतुलन की अवस्था में को प्राप्त कर लेती है तो कहा जाता है कि वस्तु अस्थायी संतुलन में है। अस्थायी संतुलन, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, यदि किसी वस्तु को उसके संतुलन अवस्था से थोड़ा सा विस्थापित करके छोड़ने पर वह पुनः संतुलन की अवस्था में ना आए तो उसे अस्थायी संतुलन कहते हैं। उदासीन संतुलन, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, यदि किसी वस्तु को उसके संतुलन स्थिति से थोड़ा विस्थापित करके छोड़ने पर वह वस्तु अपने पूर्व अवस्था में आने का प्रयास न कर बल्कि अपनी नई अवस्था में ही संतुलित हो जाए तो कह सकते हैं कि वस्तु उदासीन संतुलन में है। इस प्रकार के संतुलन में वस्तु की गुरुत्वीय केंद्र की स्थिति वस्तु की स्थिति बदलने पर नहीं बदलती। जैसे ये स्थायी संतुलन है, ऐसे इसको थोड़ा हिला देंगे तो इधर से फिर यहाँ अपने स्थान पे आ जाता है। फिर ये है जैसे कि फिर ये है उदासीन संतुलन, अस्थायी संतुलन। ऐसे रखेंगे तो अस्थायी संतुलन हो जाएगा, ऐसे रखेंगे तो उदासीन संतुलन हो जाएगा। अस्थायी संतुलन की शर्तें, किसी वस्तु को अस्थायी संतुलन में बने रहने के लिए निम्नलिखित शर्तों का पूरा होना अनिवार्य है। बस 2 पॉइंट है और आज का वीडियो यहीं ख़त्म होगा। नेक्स्ट डे आप लोग कार्य शक्ति और ऊर्जा पढ़ के आइएगा ताकि आप लोग को यहाँ पढ़ने पे और फ़ायदा हो सके। वस्तु का गुरुत्वीय केंद्र अधिक से अधिक नीचा होना चाहिए। गुरुत्वीय केंद्र से होकर जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा वस्तु के आधार से होकर गुजरनी चाहिए। इसीलिए पहाड़ पर चढ़ते समय अथवा अपनी पीठ पर भारी बोझ लेकर चलने वाला मनुष्य आगे की ओर झुक जाता है, क्योंकि उस अवस्था में उसके गुरुत्वीय केंद्र से होकर जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा उसके पैरों के पास आधार से होकर जाती है। पीसा की ऐतिहासिक मीनार तिरछी होते हुए भी नहीं गिरती है, क्योंकि उसके गुरुत्वीय केंद्र से गुजरने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा उसके आधार से ही होकर गुजरती है। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो का टॉपिक समाप्त होता है यहीं पे। लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स को। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग।